नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम में विगत 5 वर्षों में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। यहां पर 2011, 12, 15, 17 और 18 में जो रीट एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, उसमें पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर 15 से 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। यहाँ पर इतने कम प्रश्न इसलिए लिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जब मैं इनकी व्याख्या बताऊँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कम प्रश्नों को रखा गया है। आपको एक प्रश्न में जितने भी और प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आपको बताया जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये 2011 का प्रश्न है। गोडावण है, मोर है, गिद्ध है या फिर सारस है? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावण होगा। इससे संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडावण है और इसे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? यदि आपको सन पूछे तो ये 22 मई 1981 को किया गया था। और यहाँ पर जो ये पक्षी है दोस्तों, ये अत्यंत शर्मिला होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर गोडावण जरूरी नहीं ये नाम दे दे, यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बर्ड्स, चिड़िया, तुकदार, नाहर, गुजने, हुंगना, माल मोरडी व तिलोर आदि के नाम से भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो ये जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये आपको याद में रखना है। जो प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों सभी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं आपके सामने राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में पूछे, राज्य वृक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो क्या है? खेजड़ी है। और खेजड़ी दोस्तों रेगिस्तान का गौरव भी है और थार का कल्प वृक्ष भी। यदि एग्जाम में पूछे कि रेगिस्तान का गौरव कौन है तो वो खेजड़ी है और थार का कल्प वृक्ष भी कौन होगा? खेजड़ी होगा। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं प्रोसेसिस सिनेरेरियो इसका दोस्तों खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी रखना है। यदि आपको ये वीडियो डबल से नहीं देखनी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि जो राज की वृक्ष है खेजड़ी, उसे कब घोषित किया गया था राज्य वृक्ष? तो इसे 1983 को किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम राज्य पुष्प की बात कर लेते हैं। राज्य पुष्प कौन सा है राजस्थान का? तो वो है रोहिड़ा का फूल। रोहिड़ा का फूल राज्य पुष्प है। इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो इसे 1983 को किया गया था। इसे मरुशोभा या फिर रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। यदि पूछे कि रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है या फिर मरुशोभा किसे कहा जाता है, तो वो रोहिड़ा के फूल को कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर राज्य पशु के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पहले क्या था? चिकारा था, लेकिन अब क्या है? ऊंट है। यहाँ पर देखिए, चिकारा के बारे में पूछे कि इसे राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो ये 1981 को किया गया था। यहाँ एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गजेला। गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। और चिंगारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि छोटा हरिण को किस नाम से जाना जाता है, चिकारे को किस उपनाम से जाना जाता है, तो वो छोटा हरिण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि जो ऊंट है उसे कब घोषित किया गया। पहले क्या था? राज्य पशु चिकारा था, उसके बाद ऊंट को घोषित किया गया था। 2014 में इसे घोषित किया गया था। राजस्थान का जो राज्य पशु होगा वर्तमान में वो ऊंट होगा। ये आपको याद रखना है। पहले कौन था? चिंगारा था और अब कौन है? ऊंट है। इसे कब घोषित किया गया था राज्य पशु? तो इसे 2014 को घोषित किया गया था। किसे? ऊंट को। चलिए, अब यहाँ पर राज्य गीत के बारे में हम देख लेते हैं। राज्य गीत कौन सा है राजस्थान का? तो ये केसरिया बालम आयोनी पधारो म्हारे देश, ये राज्य गीत है राजस्थान का। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को किसके द्वारा गाया गया था? मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। ये कहाँ की थी? उदयपुर की रहने वाली थी। सर्वप्रथम इस गीत को इन्होंने गाया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया था। यदि पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीत को किसके द्वारा गाया गया था, तो ये अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिल्ला बाई को राज्य की मरु कोकिला भी कहा जाता है। यदि पूछे आपसे कि राजस्थान की
मरु कोकिला किसे कहा जाता है, तो वो अल्लाह जिल्लाबाई को कहा जाता है। इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। चलिए अब राजस्थान का राज्य नृत्य के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा होगा, घूमर होगा। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस राज्य नृत्य का सिरमौर, जिसको हम मुकुट कहते हैं, ये राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। यदि पूछे कि राजस्थान नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है घूमर में, तो वो मुकुट या फिर सिरमौर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए राज्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछे तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राज्य नृत्य पूछा गया है या फिर राज्य शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर राज्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछे तो वो है कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। यदि पूछे कि ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तो ये उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है कथक। इसका मुख्य घराना भारत में लखनऊ है तथा राजस्थान में उदयपुर है। यहाँ पर देखिए भारत में पूछे तो वो है लखनऊ में और राजस्थान में कहाँ पर है, जयपुर में। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराजा को माना जाता है। यहाँ पर पूछे कि कथक के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो भानुजी महाराज को माना जाता है। अब यहाँ पर राजस्थान का राज्य खेल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को लेकर आ रहा हूं, तो आपको एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। राजस्थान के राज्य खेल के बारे में पूछे तो वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1948 को दिया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान या फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित है। सॉरी, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी कि भारतीय वन्य संरक्षण सर्वेक्षण। ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। यहाँ पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में नहीं होगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर में नहीं है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी जोधपुर में नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर है, इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, BNHS। यहाँ पर यदि आपसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नहीं दे और BNHS यहाँ पर आपको दे दे, तो भी आपको ध्यान रखना है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ही होगा। और इसका संस्था पूछे कि इसकी संस्था कहाँ पर है, तो इसकी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की संस्था मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1883 को की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। जैसा कि मैंने बताया वो राइट आंसर होगा आपका। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है भारतीय वन्यजीव संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। और अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के संस्थापक के बारे में यदि पूछे तो ये VB साहरिया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के संस्थापक कौन हैं, तो वो VB साहरिया है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम लास्ट में बात करते हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, इसका जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। तो जो प्रश्न में पूछा गया था वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपनी कॉपी में भी आप अपने कॉपी में भी इनको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम या फिर निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, 1938, 1988, 1986 या फिर 2017। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा निषेध एवं विनिमय जो अधिनियम है दोस्तों ये 1986 वर्ष में पारित किया गया था। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए कि बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में पूछा जाता है कि यह कब मनाया जाता है, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। भारत में
19 में सरकार द्वारा 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि 1979 में कौन सी समिति का गठन किया गया था बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए, तो ये गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था। गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी या फिर प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। यहाँ पर देखिए इसका उपाय मतलब इस पर सोच विचार कब किया गया था 1979 में, लेकिन लागू कब किया गया था, इसे 1986 में लागू किया गया था। आपको ये सन याद रखना है, सन आपको केवल 1986 से ही याद रखना है। चलिए, इस योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 14 से कम है और जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत किसको लिया गया है, जो 14 वर्ष से कम होंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। चलिए, चौथा प्रश्न है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए औषधि का नाम पूछा गया है, फोलिक अम्ल है, कोकेन है, ऐसा कार्बिक अम्ल है या फिर पेथिडीन है। तो यहाँ पर नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर जो प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम होगा वो पेथिडीन होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे वो पेथिडीन विकल्प में आए या फिर मिथेडोन आए, दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे, क्योंकि ये पश्चिमी देशों में जिनको हेरोइन जैसी बहुत तेज दवाओं की लत होती है, उनकी लत छुड़ाने के लिए हेरोइन के स्थान पर इसको दिया जाता है। कम तेज मिथेडोन और पेथिडीन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चाहे वो मिथेडोन आए या फिर पेथिडीन आए, आपका राइट आंसर दोनों ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है पूछा गया है। जीवाश्म ईंधन है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, यह अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। बाकी जो जल विद्युत होता है, पवन ऊर्जा होता है और सौर ऊर्जा होता है, तीनों ही नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीनीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। उसके बाद हम आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या फिर सतत रूप से किया जा सकता है, यानी कि दोबारा उसका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, यह सभी किसके अंतर्गत आती है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा। जो इसके अंतर्गत कौन सी ऊर्जा आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा ना किया जा सके, जिसका उपयोग दोबारा किया जा सके उसे नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और जिसका उपयोग दोबारा ना किया जा सके उसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका उपयोग दोबारा ना किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो, तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को आप क्या कहेंगे, अनवीनीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ये सभी अनवीनीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत होगा और कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पारितंत्र। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। हेकल द्वारा किया गया था, हम्बोल्ट के द्वारा, टेंसले के द्वारा या फिर ओडम के द्वारा। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। जो पारितंत्र शब्द का गठन किया था वो टेंसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, टेंसले के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर आर्थर टेंसले द्वारा सन 1935 में पारितंत्र शब्द दिया गया था। कब दिया था, आपको यदि सन याद रखना है तो 1935 आप याद रख सकते हैं कि सर आर्थर टेंसले द्वारा सन 1935 में पारितंत्र शब्द दिया गया था। चलिए, सातवां प्रश्न है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों को तार्किक अध्ययन है। संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी, यहाँ पर आपको बताना है। जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, W.C. डेम्पियर के द्वारा, B.M. ब्लूम के द्वारा, कार्ल पॉपर के द्वारा या फिर J.W.N. सुल्विन के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो परिभाषा दी गई थी ये विलियम सेसिल डेम्पियर द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद रखना है।
निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उद्यान कृषि के बारे में पूछा गया है कि किसमें किया जाता है इसका अध्ययन। बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या फिर एनाटॉमी में? तो सबसे पहले हम आंसर जान लेते हैं, उसके बाद हम इन चारों विकल्पों के बारे में बात करेंगे। तो उद्यान कृषि के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। जो हॉर्टिकल्चर होता है दोस्तों, इसमें उद्यान विज्ञान जिसमें फल, सब्जी व फूलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, कंदमूल फसलें, फूल, औषधीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि आती है किसमें? हॉर्टिकल्चर में। तो यहाँ पर बॉटनी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वनस्पति विज्ञान जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि वनस्पति विज्ञान जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बॉटनी कहते हैं। चलिए यहाँ पर जियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जियोलॉजी भूविज्ञान जिसमें पृथ्वी संबंधी अध्ययन किया जाता है, वो किस में किया जाता है? जियोलॉजी में किया जाता है। एनाटॉमी का पूछे तो शरीर रचना विज्ञान जिसमें शरीर के अंग व प्रत्यंग का मतलब होता है शरीर का हर एक अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है किसमें? एनाटॉमी में। तो याद रखिएगा, एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान जिसमें शरीर के अंग व प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में भूविज्ञान जिसमें पृथ्वी संबंधी अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर हम बॉटनी के बारे में जाने तो ये वनस्पति विज्ञान जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर के बारे में तो आपको पहले इस प्रश्न में ही बता चुका हूँ कि उद्यान विज्ञान जिसमें फल, सब्जी व फूलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं फल, सब्जी, कंदमूल फसलें, फूल, औषधीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आती है। चलिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में या फिर 1997 में? तो याद रखिएगा, भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था वो 2006 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। चलिए यहाँ पर हम शुरू से इसको विस्तार में जानते हैं कि बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम कब पारित किया गया था। यदि एग्जाम में पूछे कि बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम कब पारित किया गया था, तो ये 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। थोड़ा और डिटेल में हम इसको जानते हैं। बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए अजमेर जो कि राजस्थान में है के श्री हरविलास शारदा ने 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया। कब किया था? ये 1929 में किया था। इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट नाम प्रसिद्ध हुआ था। आगे हम और जानते हैं, जो गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में दिसंबर 1929 में केंद्रीय असेंबली द्वारा पारित किया गया तथा शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इनका नाम क्या था? शारदा के नाम से ये जो एक्ट है ये प्रसिद्ध हुआ, हरविलास शारदा के नाम से ही। और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू हुआ। यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू हुआ। शारदा एक्ट में जो प्रारंभ में बालिकाओं और बालक की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 वर्ष बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु थी और उसके बाद जो बालक की न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष इन्होंने तय की थी। चलिए, उसके बाद संशोधन हुआ था 1940 में, जिसमें न्यूनतम आयु जो बालिका है उसकी बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 15 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद फिर संशोधन किया था 1978 में। इसके द्वारा इस कानून के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। और बालकों की आयु कितनी वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। फिर इस संशोधन किया गया था इस कानून में और एक कानून बना दिया गया था जिसमें अभिभावकों जो बाल विवाह को समर्थन प्रदान करता है उसे दंडित करने का इन्होंने प्रावधान कर दिया गया था, जो कि संशोधन 1992 में हुआ था। उसके बाद में जो ये एक्ट शारदा एक्ट है दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया था। कब किया था? तो ये 2006 में किया था। केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और नया अधिनियम पारित किया जिसका नाम है बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, जो कि 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। अब इसमें न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु वही है 21 वर्ष बालकों की आयु है और 18 वर्ष बालिका की आयु है, जो कि आप सभी को इसके बारे में पता है। तो यहाँ पर जो अधिनियम बनाया है, जो नया अधिनियम है 2006 में जो बनाया गया है बाल विवाह निरोध अधिनियम, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है।
निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? यह प्रश्न रीट एग्जाम में पूछा गया है। अन्य टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उत्तक है। यहाँ पर मैं बता दूं, प्रश्न में चाहे पूछे कि कौन सा सरल उत्तक नहीं है या फिर कौन सा जटिल उत्तक है, और चारों विकल्पों में जाइलम दे तो आपका आंसर क्या होगा? जाइलम, क्योंकि जाइलम एक प्रकार का जटिल उत्तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जाइलम जड़ों से पानी व खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 प्रकार की कोशिका है? वाहिनिकाओं, वाहिकाओं, काष्ठ तंतु तथा काष्ठ मृदु तक। याद रखिएगा, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जाइलम पौधे। चलिए अगला प्रश्न है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज। यहाँ पर उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिजों के बारे में आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है उसमें जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? पहला वाला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदयपुर में जावर माइंस व भीलवाड़ा में रामपुरा, आंगचू, सीसा जस्ता की प्रसिद्ध खाने हैं। सीसा जस्ता के साथ यहाँ पर चांदी भी पाई जाती है, और उदयपुर में जावर खान, सीसा जस्ता और चांदी की देश की सबसे बड़ी खान है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। बारा है, भरतपुर है, जोधपुर है या फिर बाड़मेर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में गुड़ा, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या, विजया और भाग्यम आदि प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? बाड़मेर, यानी कि 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब होता है। चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है तब होता है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है तब होता है, या फिर पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तब होता है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर पहला वाला होगा। राष्ट्रीय पशु है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। यहाँ पर पशु के बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारे देश का? मोर है, शेर है, बाघ है या फिर चिंगारा है? तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी होगा वो मोर होगा। यदि पशु पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बाघ होगा। इनकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछा गया है तो मोर हमारा राइट आंसर होगा। यदि पूछे कि जो मोर है दोस्तों इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो इसे 1963 में किया गया था राष्ट्रीय पक्षी घोषित। यदि इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है मोर का। यहाँ पर देखिए हम अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में जानेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं पक्षी या फिर पशु के बारे में ही एग्जाम में पूछे। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, देवनागरी लिपि। भारत की राष्ट्रपिता कौन सी है? भारतीय है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो वो महात्मा गांधी है। भारत की राष्ट्रीय नदी के बारे में पूछे तो वो कौन सी है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो वो सत्यमेव जयते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो भारत रत्न है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो वो है रुपया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो मोर है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई के बारे में पूछे तो वो कौन सी है? जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल के बारे में पूछे तो वो कौन सा होगा? आम होगा। राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो वो पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय फूल के बारे में पूछे तो वो कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता है हॉकी है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल होगा वो हॉकी होगा। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? तो वो गुटनिरपेक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ। तो जो मैंने आपको यहाँ पर चिन्ह बताए हुए हैं वो सभी आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय। यहाँ पर देखिए मुख्य व्यवसाय पूछा गया है। राजस्थान के लोगों का खनन है,
बेकरी है, मुर्गी पालन है या फिर कृषि है। तो जो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय होगा वो कृषि होगा। क्या होगा? कृषि है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यहाँ पर देख सकते हैं ये कृषि पर निर्भर रहते हैं। कितने प्रतिशत? 73% जनसंख्या राजस्थान की। तो याद रखिएगा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होगा। चलिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शक्कर बनाने का कारखाना कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उदयपुर। यहाँ पर देख सकते हैं उदयपुर। उदयपुर में चीनी बनाने का कारखाना नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं केशवराय, पाटन, निम्बाहेड़ा और भोपाल सागर, इन तीनों में ही चीनी बनाने का कारखाना है। लेकिन जो उदयपुर है यहाँ पर चीनी बनाने का कारखाना नहीं है। तो आपका तीसरा वाला जो विकल्प रहेगा वो सही होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ पर करनी चाहिए? किसको करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या फिर ग्राम पंचायत को? तो राइट आंसर आपका होगा उपभोक्ता संरक्षण मंच को। यहाँ पर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत उपभोक्ता संरक्षण मंच को करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया है। उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 क्या है, इसके तहत आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कर उन्हें व्यापारियों व उत्पादकों के शोषण से बचाने, उपभोक्ताओं की शिकायत का त्वरित निराकरण करने एवं उन्हें त्वरित, सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध कराने हेतु संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून पास किया गया। यदि एग्जाम में पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पास किया गया, तो ये 1986 को किया गया था। 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में इसे लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संपूर्ण देश में एक त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें शीर्ष, जिसको हम राष्ट्रीय बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच गठित किए गए। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच गठित किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित करने का प्रावधान है, जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली सलाहकारी संस्था है। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में भी जान लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ अधिनियम 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें सुधार किया गया है और उसका नाम क्या रख दिया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। संसद ने खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा प्रस्तुत नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 6 अगस्त 2019 को पारित कर दिया गया। कब पारित किया था इसको? 6 अगस्त 2019 को पारित किया था। यह बिल लोकसभा द्वारा 30 जुलाई को एवं राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई थी। कौन सी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की 9 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो यहाँ पर देखिए टोटल 17 प्रश्न लिए थे, जो कि रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि इसी प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों हम नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।